हेलो। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th इकोनॉमिक्स मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन पढ़ने वाले हैं। तो पिछली वीडियो में हमने मीनिंग ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ा है और मीनिंग ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स में हमने यही जाना है कि आखिर मैक्रो इकोनॉमिक्स होता क्या है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि मैक्रो इकोनॉमिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स में डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम लोग सेकेंड पॉइंट पढ़ेंगे विच इज़ हाउ मैक्रो इकोनॉमिक्स डिफर्स फ्रॉम माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स माइक्रो इकोनॉमिक्स से अलग कैसे है। देखिए, जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है ना और जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है, ये दोनों क्या है, ब्रांच हैं इकोनॉमिक्स से। ठीक है, तो मान लो ये हमारा इकोनॉमिक्स है और यहाँ पर ये हमारे दो ब्रांच निकल गए विच इज़ मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो यही होता है हमारा मैक्रो और माइक्रो। तो आज इन दोनों के बीच में हम लोग डिफरेंस ही जानने वाले हैं। अब ये होता क्या है, यू हैव ऑलरेडी स्टडीड मैक्रो इकोनॉमिक्स एट +1 लेवल। तो हमने क्या क्लास 11th में माइक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब समझ लिया है। ठीक है, और हमारे पहले पॉइंट पर हमने मैक्रो इकोनॉमिक्स को समझ लिया है। एंड नाउ दैट यू हैव अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, यू कैन ड्रॉ अ डिस्टिंक्शन बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स एज अंडर। तो यहाँ पर क्योंकि हमने क्लास 11th में पढ़ लिया है माइक्रो इकोनॉमिक्स और पहले टॉपिक पर पढ़ लिया है मैक्रो इकोनॉमिक्स, तो अब इन दोनों के बीच में जो अंतर है ये हम लोग बता सकते हैं। ठीक है, तो हमारा पहला पॉइंट है बेसिस ऑफ स्टडी। क्या है बेसिस ऑफ स्टडी हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स में? तो हमारा बेसिस ऑफ स्टडी यही है कि हम लोग जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है ना उसमें हम लोग किस तरीके के प्रॉब्लम को लेते हैं, जैसे स्कैरिसिटी हो गई है ना, या फिर चॉइसेस हो गए, ये सारी चीज़ों को लेते हैं। और किस लेवल पर लेते हैं? इंडिविजुअल लेवल पर लेते हैं। मतलब यहाँ पर एक ही बंदे को हम लोग लेते हैं और उसी का जो भी प्रॉब्लम है, जो भी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग लेते हैं। या फिर एक ही घर ले लेंगे, है ना, या फिर एक इंडस्ट्री ले लेंगे, है ना, या एक कंपनी ले लेंगे, तो कुछ इस तरीके से। लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या होता है, हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडीज प्रॉब्लम ऑफ स्कैरिसिटी एंड चॉइस एट द लेवल ऑफ एन इकोनॉमी एज अ होल। तो यहाँ पर जो हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स का जो लेवल है वो कैसा है, इकोनॉमी एज अ होल का है। ठीक है, इकोनॉमी एज अ होल हम लोग यहाँ पर पढ़ते हैं, मतलब सभी को इकट्ठा लेते हैं यहाँ पर। तो चलिए इसको इलस्ट्रेशन से समझते हैं। तो हमारा इलस्ट्रेशन है, so our illustration is microeconomics studies how a consumer exercises his choice of goods and services so that he maximizes his satisfaction with a given income। ठीक है, तो जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है, ठीक है, जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है वो क्या पढ़ाई करता है, हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या पढ़ते हैं कि जो भी कंज्यूमर है वो किस तरीके के चॉइसेस को ले रहा है, किस तरीके के सर्विसेज को ले रहा है, ताकि उसका जो ज़्यादा से ज़्यादा जो सेटिस्फैक्शन है वो बढ़ सके उसके इनकम में। मतलब एक बंदा है जो कि 10 रुपये कमाता है और 10 रुपये में उसको जितने मतलब उसकी जितनी भी सेटिस्फैक्शन है ना, मतलब 10 रुपये में वो अपनी क्या क्या चीज़ों को पूरा कर सकता है सो दैट वो सेटिस्फाई हो सके। ठीक है, यही हम लोग पढ़ते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स में। मतलब एक बंदे को हम लोग लेते हैं, इंडिविजुअल लेवल एज वी सेड। ठीक है, फिर मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या होता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडीज हाउ द नेशनल रिसोर्सेज आर यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ डिफेंस गुड्स और कंज्यूमर गुड्स सो दैट द वेलफेयर ऑफ ऑल द रेसिडेंट्स इज मैक्सिमाइज्ड। तो जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है हम लोग यहाँ पर भी प्रॉब्लम ही क्या बोलते हैं शेयर करते हैं। यहाँ पर हम लोग क्या डिसाइड करते हैं कि हम लोग नेचुरल रिसोर्सेज को, जो भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको किस तरीके से यूज़ करेंगे कि जो हमारा सेटिस्फैक्शन है वो फुलफिल हो सके। ठीक है, नेचुरल रिसोर्सेज को हम लोग इस तरीके से यूज़ करना है कि जो हमारा कंज्यूमर गुड्स है और जो हमारा डिफेंस का सामान है, ये सारी चीज़ों में क्या हो सके, हमारा जो मतलब जो सेटिस्फैक्शन है वो हो सके, सभी का वेलफेयर हो सके बेसिकली। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा सभी का फ़ायदा हो सके। ये हम लोग पढ़ते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स में। एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ, माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम लोग पढ़ते हैं सेटिस्फैक्शन ज़्यादा से ज़्यादा, और मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं कि किस तरीके से हम लोग को रिसोर्सेज को फुल्ली यूज़ करना है सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का, सभी रेसिडेंट में जितने भी लोग हैं, है ना, उन सभी का जो प्रॉफिट है, उन सभी का जो सेटिस्फैक्शन है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। ठीक है, यही हम लोग यहाँ पर पढ़ते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक चीज़ और बता दूँ कि हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स में इकोनॉमी एज अ होल लेते हैं और माइक्रो इकोनॉमिक्स में इंडिविजुअल लेते हैं। ठीक है, ये दो पॉइंट हमको याद रखने हैं एंड दैट्स इट। फिर हमारा अगला पॉइंट आ जाता है इकोनॉमिक वेरिएबल्स। अब ये इकोनॉमिक वेरिएबल्स क्या होते हैं? इकोनॉमिक वेरिएबल्स होता है। आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, ज़्यादा अच्छे से आएगा। Microeconomics uses microeconomic variables such as consumers demand on producer supply। ठीक है, तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा इसलिए हम दोबारा पढ़ रहे हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स
uses microeconomic variable सच एज कंज्यूमर्स डिमांड और प्रोड्यूसर सप्लाई। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम लोग क्या पढ़ते हैं, एक माइक्रो इकोनॉमिक लेवल पर हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल को लेते हैं, एक एक बंदे को लेते हैं। जैसे एक कंज्यूमर है ना, उसको क्या चाहिए, उसका क्या डिमांड है, ठीक है। फिर एक प्रोड्यूसर है, वो क्या सप्लाई कर सकता है, इस लेवल पर हम लोग लेते हैं, ठीक है। एक इंसान को लेते हैं एक तरह से, ठीक है। मतलब यही होता है। फिर हमारा अगला है मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम लोग क्या पढ़ते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स ऑन द अदर हैंड यूज macroeconomic variables such as aggregate demand, referring to demand for all the goods and services in the economy, and aggregate supply referring to supply of all the goods and services in the economy। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, एक सेकेंड हम लोग ना इसको पहले पढ़ते हैं, सो दैट वी विल बी एबल टू क्लियर इट इन अ प्रॉपर मैनर। तो ये हमारा मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल है। मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल आर दूज इकोनॉमिक वेरिएबल्स विच आर स्टडीज एट द लेवल ऑफ इकोनॉमी एज अ होल। These variables are important components of the subject matter of macroeconomics। तो जो मैक्रोइकोनॉमिक है वो ऐसा मैक्रोइकोनॉमिक वेरिएबल वो वेरिएबल होता है जो कि हम लोग इकोनॉमी की स्टडीज़ में पढ़ते हैं, जिसमें कि हम लोग इकोनॉमी एज अ होल लेते हैं, मतलब सभी को एक साथ लेते हैं, जैसे एक कंट्री के सारे लोगों को लेंगे, ठीक है, ऐसा होता है। और ये ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है जब भी हम लोग मैक्रोइकोनॉमिक्स पढ़ते हैं। क्यों है क्योंकि लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी, यहाँ पर मतलब क्या क्या किस लिए इंपॉर्टेंट है, क्या पॉइंट्स हैं यहाँ पर मैक्रो इकोनॉमी के। तो लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी, पूरे इकोनॉमी में, पूरे कंट्री में, मतलब जैसे पूरा एक ग्रुप है तो उसमें कितने लोग एम्प्लॉयड हैं। फिर नेशनल इनकम क्या है, फिर एग्रीगेट डिमांड क्या है, एग्रीगेट सप्लाई क्या, एग्रीगेट मतलब सभी का जो डिमांड है वो क्या है, ज़्यादा डिमांड किसका है, ऐसा, ठीक है। फिर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इन द इकोनॉमी, किस तरीके से हम लोग कंज्यूम कर रहे हैं, क्या एक्सपेंडिचर है इस सभी चीज़ों का। फिर इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इन द इकोनॉमी, तो हम लोग कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें। तो यहाँ पर हम दोबारा आते हैं और इसको बताता हूँ कि जो मैक्रो इकोनॉमिक होता है, हम लोग वो ऐसे वेरिएबल होते हैं जिसमें कि हम लोग एग्रीगेट डिमांड, जो कि हम लोग यहाँ पर जाने, वही हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स में भी देखते हैं कि एग्रीगेट डिमांड होता है और एग्रीगेट सप्लाई होता है, ठीक है। फिर हमारा थर्ड पॉइंट आ जाता है, एंड थर्ड पॉइंट इज इकोनॉमिक एजेंट्स। तो हमारा थर्ड पॉइंट कहता है इकोनॉमिक एजेंट्स। इकोनॉमिक एजेंट्स से कुछ समझ में आ रहा है क्या? इकोनॉमिक एजेंट्स रिफर टू द इंडिविजुअल्स एंड इंस्टीट्यूशंस हु टेक इकोनॉमिक डिसीजंस। तो इकोनॉमिक एजेंट्स वो होते हैं जो कि एक इंस्टीट्यूशन चलाते हैं, या वो ऐसे इंडिविजुअल्स होते हैं जो कि इकोनॉमिक डिसीजंस लेते हैं। इंडिविजुअल इकोनॉमिक एजेंट्स इंक्लूड कंज्यूमर्स एंड प्रोड्यूसर्स। तो इकोनॉमिक एजेंट वो होते हैं जो कि मतलब इंडिविजुअल इकोनॉमिक एजेंट्स कौन होते हैं, जो कि कंज्यूमर और प्रोड्यूसर होते हैं। तो ये भी तो हमारे इकोनॉमिक एजेंट ही है ना, इकोनॉमी के पार्ट का हिस्सा है। और अगर इकोनॉमी के पार्ट का हिस्सा है, मतलब इकोनॉमी का पार्ट है, इकोनॉमी का हिस्सा है, तो यहाँ पर ये भी तो कुछ ना कुछ डिसीजन लेंगे ना कि हाँ हमको ये बेचना है और हमको ये खाना है, ऐसा टाइप, ठीक है। दे फोकस ऑन द मैक्सिमाइजेशन ऑफ पर्सनल गेन्स। तो जो हमारे इंडिविजुअल इकोनॉमिक एजेंट्स होते हैं ना, वो अपने पर्सनल गेन्स को ज़्यादा मोटिव करते हैं। क्यों ज़्यादा प्रेफर करते हैं, क्यों करते हैं? क्योंकि यहाँ पर मान लो अगर आप एक कंज्यूमर है तो आपको चाहिए अच्छे से अच्छा सामान सस्ते में, और जो अगर हमारा जो प्रोड्यूसर है उसको चाहिए घटिया से, मतलब उसको घटिया सामान तो नहीं बोलूँगा, लेकिन उसको जो भी सामान देना है कम से कम दाम में उसे बेचना है, मतलब उसे अब ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करना है और कम से कम लागत में उसे बनाना है, ठीक है। मतलब इन्वेस्टमेंट कम करना है और मुनाफा ज़्यादा लेना है, कुछ ऐसा, ठीक है। फिर है हमारा इंस्टीट्यूशनल इकोनॉमिक यूनिट्स इंक्लूड स्टेट एंड स्टैट्यूटरी बॉडीज लाइक आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, एसईबीआई, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, एंड टीआरएआई, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो जो हमारे इंस्टीट्यूशनल इकोनॉमिक एजेंट्स होते हैं, इंस्टीट्यूशनल इकोनॉमिक यूनिट्स होते हैं, ये कौन होते हैं? मतलब जो इकोनॉमी को मतलब इकोनॉमी को चलाते हैं, इकोनॉमिक डिसीजंस को लेते हैं इंस्टीट्यूशनल लेवल पर, ठीक है। तो कुछ स्टैट्यूटरी बॉडीज होती हैं, जैसे हमारी आरबीआई हो गई, ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, नाम तो सुना ही होगा। फिर हमारा एसईबीआई हो गया, ठीक है, टीआरएआई हो गया। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं ना, वो इंस्टीट्यूशनल लेवल पर होती हैं और ज़्यादा बड़े डिसीजंस लेती हैं, ऐसा कह सकते हैं। और ये पर्सनल गेन्स को उतना मोटिव नहीं करती। कैसे? ये सोशल वेलफेयर को मोटिव करती हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इनको सोशल वेलफेयर करना रहता है। तो एसईबीआई का आप फुल फॉर्म याद रख लीजिए। एसईबीआई का है सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, टीआरएआई का है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी
ऑफ इंडिया, ठीक है, और आरबीआई का मैंने बता दिया है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, दे फोकस ऑन द मैक्सिमाइजेशन ऑफ सोशल वेलफेयर। तो इनको करना रहता है इनको क्या करना रहता है, सोशल वेलफेयर करना रहता है। सोशल वेलफेयर बोले तो ज़्यादा से ज़्यादा जनता का भलाई करना रहता है, ठीक है। अब वो होता है नहीं होता है, दैट इज़ अनदर थिंग, ठीक है। At the micro level, economic decisions are taken largely by the individual economic agents, while at the macro level, institutional agents play a significant role. तो माइक्रो लेवल पर इकोनॉमिक डिसीजन जो होते हैं वो इंडिविजुअल इकोनॉमिक एजेंट्स लेते हैं जनरली, और जो हमारे मैक्रो लेवल पर होते हैं वहाँ यहाँ पर इंस्टीट्यूशनल इकोनॉमिक एजेंट्स ज़्यादा रोल प्ले करते हैं। फिर हमारा अगला पॉइंट आ जाता है डिग्री ऑफ एग्रीगेशन, पॉइंट 4 है ना। तो इन माइक्रो इकोनॉमिक्स देयर इज लिमिटेड डिग्री ऑफ एग्रीगेशन ऑफ इकोनॉमिक वेरिएबल्स कंपेयर टू मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में लिमिटेड डिग्री ऑफ एग्रीगेशन होता है अगर हम कंपेयर करेंगे किससे, मैक्रो इकोनॉमिक्स से, उससे, ठीक है। तो इसका इलस्ट्रेशन पढ़ लेते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडीज इक्विलिब्रियम ऑफ एन इंडस्ट्री, इट इज एन एग्रीगेशन ऑफ ऑल द फर्म्स प्रोड्यूसिंग अ पर्टिकुलर कमोडिटी। तो जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है हम लोग उसमें क्या पढ़ते हैं, इक्विलिब्रियम पढ़ते हैं, ठीक है। मतलब मान लो किसी इंडस्ट्री का इक्विलिब्रियम हम पढ़ रहे हैं, तो उसमें हम लोग क्या एग्रीगेशन देखेंगे कि वो उस तरह के और जितने भी फिल्म्स हैं वो कितना प्रोड्यूस करते हैं, ऐसा कुछ, ठीक है। लेकिन इन मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडीज इक्विलिब्रियम ऑफ द इकोनॉमी एज अ होल, इट इज एन एग्रीगेशन ऑफ ऑल इकोनॉमिक यूनिट्स इन द इकोनॉमी, ठीक है। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स, यहाँ हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या पढ़ रहे थे कि एक पर्टिकुलर कमोडिटी को हम लोग देख रहे थे यहाँ पर, ठीक है, इन माइक्रो इकोनॉमिक्स। लेकिन इन मैक्रो इकोनॉमिक्स वी विल टेक ऑल दी इकोनॉमिक वेरिएबल्स, ठीक है, मतलब जितने भी इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, मतलब एक कमोडिटी को हम नहीं लेंगे, एक इंसान को हम नहीं लेंगे, एक कंपनी को नहीं लेंगे, हम लोग पूरे मतलब जितने भी लोग इकोनॉमिक लेवल पर काम कर रहे हैं उन सभी को ले लेंगे, ऐसा ही है। However important it is to note that with a view to examine structural change in the economy, macroeconomics also studies the level of economic activity in agricultural sector, industrial sector and service sector separately. तो यहाँ पर ये भी important है हमको नोट करना कि जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है वो सभी लेवल ऑफ इकोनॉमी को भी देखता है, मतलब इस लेवल पर है, इस लेवल पर है, इस लेवल पर है, मतलब एग्रीकल्चरल सेक्टर को भी देखेगा, इंडस्ट्रियल सेक्टर को भी देखेगा और सर्विस सेक्टर को भी देखेगा, ठीक है। फिर आ जाता है हमारा अगला पॉइंट विच इज डिफरेंट सेट ऑफ एजम्पशन। क्वेश्चन पॉइंट नंबर 5 है एंड पॉइंट नंबर 5 हमको ये कह रहा है कि डिफरेंट सेट ऑफ एजम्पशन होता है, एजम्पशन अलग अलग सेट होता है, ऐसा कुछ, ठीक है। आगे पढ़ते हैं, 5 है डिफरेंट सेट ऑफ एजम्पशन। माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स आर बेस्ड ऑन डिफरेंट सेट ऑफ एजम्पशन। सर्टेन वेरिएबल्स आर एज्यूम्ड टू बी कांस्टेंट इन माइक्रो इकोनॉमिक्स वेयर दे आर एज्यूम्ड टू बी चेंजिंग इन मैक्रो. Similarly, certain variables that are assumed to be constant in macro are assumed to be changing in microeconomics. तो वेरिएबल्स क्या हो जाते हैं कि ये पॉइंट है, ये मुद्दा है, ठीक है। तो ऐसा भी होता है कि हमारे माइक्रो इकोनॉमिक्स में कोई सा चीज़ है जो कि एकदम कांस्टेंट है और मैक्रो इकोनॉमिक्स में है कि वो हमेशा चेंज हो रहा है। वहीं कोई चीज़ ऐसा हो सकता है कि हम लोग का जो माइक्रो इकोनॉमिक्स में उसमें एकदम चलते जा रहा है और मैक्रो इकोनॉमिक्स में कांस्टेंट है, ठीक है। चलिए हम लोग इलस्ट्रेशन से जानते हैं। इन माइक्रो इकोनॉमिक्स टोटल आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट आर टेकन एज कांस्टेंट व्हाइल दीज आर इंपॉर्टेंट वेरिएबल्स इन मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम लोग एम्प्लॉयमेंट और जो टोटल आउटपुट वगैरह रहता है, ये सारी चीज़ें जो होती हैं हमारी माइक्रो इकोनॉमिक्स में, वो सारी चीज़ें कांस्टेंट होती हैं। लेकिन यही चीज़ें यहाँ पर जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है उसमें चेंज हो सकती हैं, उसमें जो ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इंपॉर्टेंट वेरिएबल है, ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर इन मैक्रो इकोनॉमिक्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ output income is taken as constant while it is important variable in microeconomics. तो क्लास 11th में आपने पढ़ा होगा, इक्विलिब्रियम का था चैप्टर, और उसमें आपने जाना होगा कि यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, जो इनकम हमको मिलती है उतने में जो भी सामान है ना, उससे हमको सेटिस्फैक्शन कितना मिल रहा है, कितना मिलेगा और कब तक मिलता रहेगा, ऐसा, ठीक है। उसके बाद फिर वो पॉजिटिव रहता है, फिर कांस्टेंट हो जाता है एक जगह जाकर। तो ये अगर आपने 11th में पढ़ा होगा तो आप समझ गए होंगे कि मैक्रो इकोनॉमिक्स में जो इनकम रहता है वो कांस्टेंट रहता है, लेकिन वही चीज़ माइक्रो इकोनॉमिक्स में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। फिर अब हम लोग 6th पॉइंट पढ़ते हैं, सेंट्रल इशू। एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज इन द सेंट्रल इज द सेंट्रल इशू इन माइक्रो इकोनॉमिक्स। Determination of the overall level of output and employment is the central issue in macroeconomics. तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम लोग का जो सेंट्रल इशू है, हम लोग किस चीज़ पर ज़्यादा पॉइंट करते हैं, वो होता है एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है।
एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज पर हम लोग ज़्यादा फोकस करते हैं, किस में, माइक्रो इकोनॉमिक्स में। और जब हमको आता है मैक्रो इकोनॉमिक्स तो हम लोग ओवरऑल आउटपुट को देखते हैं, ठीक है, ओवरऑल लेवल ऑफ आउटपुट को देखते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मेथड्स ऑफ स्टडी, कैसे हम लोग पढ़ते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स। मेथड्स ऑफ स्टडी इन मैक्रो इकोनॉमिक्स इज ऑफन डिस्क्राइब्ड एज जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस। ऑन द अदर हैंड, मेथड ऑफ स्टडी इन माइक्रो इकोनॉमिक्स इज ऑफन डिस्क्राइब्ड एज पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस। तो आपको ये सभी चीज़ें पॉइंट याद करनी पड़ेंगी। मतलब यहाँ पर क्या है, यही रहे हैं कि ये कह रहे हैं कि जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है उसमें हम लोग क्या करते हैं, उसमें हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम लोग का जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस होता है, और माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम लोग का क्या होता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम लोग का होता है पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस, ठीक है। ये पूरा पॉइंट इंपॉर्टेंट है एंड यू शुड रिमेंबर दिस ऑल, ठीक है। अपने अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। पहले हॉट्स क्वेश्चन है एक तो, डिस्टिंग्विश बिटवीन पार्शियल इक्विलिब्रियम एंड जनरल इक्विलिब्रियम। तो हो सकता है कि काफ़ी लोग को ये क्वेश्चन होगा कि जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस क्या होता है और पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस क्या होता है। तो ये हम लोग अभी जान लेते हैं, ठीक है, इसी में जान लेते हैं। Partial equilibrium refers to equilibrium in one market, say commodity market, on the assumption that there is no change in other markets like labor market or capital market. General equilibrium refers to simultaneous equilibrium in all the markets in the economy. Partial equilibrium is the method of study in microeconomics. General equilibrium is the method of study in macroeconomics. तो जो पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस होता है, हम लोग क्या उसमें क्या करते हैं, इक्विलिब्रियम निकालते हैं एक पर्टिकुलर मार्केट का, एक कमोडिटी का कह सकते हैं। जैसे मान लो कपड़े का बाजार है तो कपड़े का ही निकालेंगे, है ना, लेकिन उसमें हम लोग ट्रांसपोर्टेशन का जो खर्चा होगा उसमें जो मार्केट में चेंज आएगा, है ना, या फिर और भी कोई सा भी चेंज अगर आता है, जैसे लेबर के मार्केट में चेंज आएगा, है ना, जैसे कॉस्ट बढ़ गया, हमको ज़्यादा पैसे देने पड़ रहे हैं, सैलरी देनी पड़ रही है, या कैपिटल मार्केट में अगर कुछ चेंज आएगा, तो ये सारी चीज़ों को हम लोग पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस में नहीं लेते, ठीक है। और जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस में क्या होता है कि सभी मार्केट्स को एक साथ लिया जाता है, और एक मार्केट में चेंज आएगा तो दूसरे में भी चेंज आता है, और दूसरे में आता है तो तीसरे में भी आता है। तो इस तरीके से साइमल्टेनियस चेंज होता रहता है जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस में। हम लोग पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस पढ़ते हैं किसमें, हम लोग पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस पढ़ते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स में, और जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस पढ़ते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स में, ठीक है। माइक्रो मैक्रो पैराडॉक्स, अब ये माइक्रो मैक्रो पैराडॉक्स में आप लोग क्या समझेंगे, 8 नंबर पॉइंट है माइक्रो मैक्रो पैराडॉक्स, ठीक है, 8 नंबर का है माइक्रो मैक्रो पैराडॉक्स। व्हाट इज लॉजिकल एट द माइक्रो लेवल में नॉट बी लॉजिकल एट द मैक्रो लेवल। तो हो सकता है कि एक चीज़ हो सकती है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में माइक्रो लेवल में ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो, ठीक है, एक कह सकते हैं कि लॉजिकल हो, लेकिन मतलब होता ही है, लॉजिकली बोलेंगे। और अगर आप मैक्रो लेवल पर उसी चीज़ को पढ़ने जाओगे तो आपको वो इलॉजिकल लगेगा, वो लॉजिकल नहीं रहेगा। कैसे, इलस्ट्रेशन में हम जानते हैं, इफ एन इंडिविजुअल saves more he adds to his future prosperity, ठीक है। इलस्ट्रेशन है हमारा, इलस्ट्रेशन ये कहता है कि अगर एक, हम लोग पहले माइक्रो इकोनॉमिक्स का ले रहे हैं, इंडिविजुअल है क्योंकि यहाँ पर, तो अगर मान लो कोई बंदा है और वो क्या कर रहा है, वो सेव कर रहा है अपने फ्यूचर के लिए, ठीक है। अभी आप वो 10 रुपये कमा रहा है और वो रोज़ 1 रुपये जमा कर दे रहा है, किसके लिए, अपने फ्यूचर के लिए, ठीक है। ये यहाँ पर हमारा जो फ्यूचर प्रॉस्पेरिटी आ रही है, मतलब माइक्रो इकोनॉमिक्स में तो आपका ये भैया अच्छे काम कर रहे हैं, है ना, अच्छा कर रहे हैं, सेव कर रहे हैं। तो अब हम लोग देखते हैं कि मैक्रो इकोनॉमिक्स में यही इंसान अगर सेव करेगा तो क्या होगा। इफ़ ऑल द पीपल इन एन इकोनॉमी सेव्स मोर एंड स्पेंड लेस, डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज में डिक्लाइन। तो अब मान लीजिए यही एक बंदे के बजाय, मतलब ये एक भैया हैं और इन्होंने 10 रुपये कमाया और 1 रुपये बचा लिया, वैसे ही बहुत सारे लोग 10 रुपये कमा रहे हैं और सब लोग 1-1 रुपये बचा लेंगे, तब तो बहुत ज़्यादा बचा लिए, है ना, और बहुत कम खर्चा करें, 9 ही रुपये में सब लोग चल रहे हैं। तो यहाँ पर वो बचा रहे हैं और कम खर्चा कर रहे हैं, कंजूसी कर रहे हैं, कंजूसी नहीं बोलूँगा, मतलब सेव कर रहे हैं अपने फ्यूचर के लिए, दैट इज़ अ नाइस थिंग आई थिंक। तो यहाँ पर वो जो अपने इकोनॉमी में क्या कर रहे हैं, वो बहुत सारे लोग मिलकर 1-1 रुपये सब लोग बचा रहे हैं, जो कि काफ़ी बड़ा अमाउंट हो जाता है। मतलब 100 लोग हैं, अगर 100 लोग रोज़ 10 रुपये कमाते हैं तो साल भर में, मतलब 100 लोग रोज़ 10 रुपये कमाते हैं और सब लोग 1-1 रुपया अगर बचा लिए, तब आप ही सोचो ना कि 100 रुपये बचा लिए, 900 का ही खर्चा करें, है ना। यहाँ पर खर्चा होने वाला था 1000 का और अब हो रहा है 900 का, 100 रुपये का डिफरेंस आ जा रहा है। इट्स नॉट लेस आई थिंक, ठीक है, इट इज़ नॉट लेस,
फॉर श्योर। ठीक है, डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज में डिक्लाइन। और अब अगर वो ऐसा कर रहे हैं तो ऑफकोर्स वो कुछ चीज़ में क्या बोलते हैं, बोल रहे होंगे कि नहीं भैया हमको ये नहीं चाहिए। ठीक है, अब अगर वो ऐसा बोलेंगे तो डिमांड घट जाएगा, डिमांड घट जाएगा तो क्या होगा, कॉन्सिक्वेंटली इन्वेस्टमेंट में डिक्लाइन। और इसकी वजह से डिमांड घट रहा है तो जो कंपनी का मालिक है वो बोलेगा कि डिमांड तो है नहीं उतना, तो मैं कम खर्चा करता हूँ, कम इन्वेस्टमेंट करता हूँ। अब वो इन्वेस्टमेंट भी कम किया, प्रोडक्शन एंड एम्प्लॉयमेंट लेवल में फॉल। अब किसी कंपनी का हो रहा है कि डिमांड है ही नहीं, बहुत कम है, तो अब डिमांड अगर कम है तो लेबर का भी काम जो है वो मतलब जैसे हमको ये बंदा अब नहीं चाहिए क्योंकि हमको पहले 10 कुकीज़ बनाने थे, हम 10 कुकीज़ बना ले रहे हैं। अब क्या बोलते हैं, 10 कुकीज़ बनाने थे, अब 9 ही कुकीज़ बनाने हैं। 10 कुकीज़ बनाने के लिए हमने 5 बंदों को रखा था, अब हम 4 बंदों से ही 9 कुकीज़ बना सकते हैं। तो हम क्यों रखें एक्स्ट्रा, हम क्यों खर्चा करें। तो यहाँ पर प्रोडक्शन और एम्प्लॉयमेंट जो है वो हमारा फॉल हो रहा है, कम हो रहा है, कुकीज़ कम बन रहे हैं, और जो एम्प्लॉयमेंट है, एक बंदे की नौकरी चली गई तो एम्प्लॉयमेंट भी कम हो रहा है। द इकोनॉमी विल बी डिराइविंग टुवर्ड्स फ्यूचर पॉवर्टी रैदर देन प्रॉस्पेरिटी। तो अब यहाँ पर अब आप मैक्रो लेवल पर देखेंगे तो यहाँ पर अगर एम्प्लॉयमेंट जा रहा है, प्रोडक्शन कम हो रहा है, इन्वेस्टमेंट कम हो रहा है, ये सारी चीज़ें अगर कम होंगी तो जो हमारा फ्यूचर है इकोनॉमी का, ये जो इकोनॉमी है उसका जो फ्यूचर है वो कहाँ जा रहा है, पॉवर्टी की ओर जा रहा है, जो कि ऑफकोर्स प्रॉस्पेरिटी तो नहीं है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये पैराडॉक्स हो गया यहाँ पर कि एक बंदा सेव कर रहा है तो उसका अच्छा हो रहा है एक बंदा, और यही सारे बंदे अगर सेव करने लगे तो खराब हो जा रहा है। ठीक है, फिर हम देखते हैं, इज सेविंग अ वर्च्यू और अ वाइस। तो अब जो हमारा सेविंग है वो अच्छा है कि खराब है, हम ये जानते हैं। फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ एन इंडिविजुअल सेविंग इज वर्च्यू। तो अगर आप एक इंडिविजुअल, अगर आप एक अलग इंसान हो और आप सिर्फ आप ही सेव कर रहे हो तब तो ये भैया अच्छी बात है। ही कैन डिपॉजिट हिज सेविंग्स इन अ बैंक एंड कैन अर्न अ रेगुलर इनकम। तो अब आप मान लो 10 रुपये कमा रहे हो और 10 रुपये में से 1 रुपये बचा रहे हो और 1 रुपये आप बैंक में हमेशा जमा कर रहे हो, तो ऑफकोर्स आपका जो बैंक से भी इंटरेस्ट मिलेगा वो रेगुलर इंटरेस्ट आपको मिलते, रेगुलर इनकम आपको मिलते रहेगा, है ना, रेगुलर इंटरेस्ट ही बोलेंगे, है ना। तो आपको इनकम मिल रहा है यहाँ पर। बट फॉर द व्यू पॉइंट ऑफ द इकोनॉमी एज अ होल सेविंग में प्रूव टू बी अ वाइस, है ना। लेकिन अब सभी लोग अगर आपको कॉपी क्या करके सब लोग अपना सोचे कि हाँ हम भी फ्यूचर के लिए सेव करते हैं, सब लोग सेव करने लगे। अब सब लोग अगर सेव करेंगे तो यहाँ पर ये खराबी कर देगा। ठीक है, व्हेन एवरीबडी सेव्स मोर एक्सपेंडिचर टेंड्स टू लाई। यहाँ पर जो मैंने कहा है ना वही हो रहा है यहाँ पर भी, कि अगर सब लोग सेव करने लगेंगे तो एक्सपेंडिचर जो होगा वो कम होगा, डिक्लाइन होगा। इट कॉजेज अ डिक्लाइन इन एग्रीगेट डिमांड। और जो सभी का जो डिमांड है अगर वो घटेगा तो ऑफकोर्स एग्रीगेट डिमांड हमारा घट रहा है। अ फॉल इन एग्रीगेट डिमांड कॉज अ फॉल इन इन्वेस्टमेंट। तो अब अगर सबका जो डिमांड है वो घट रहा है, अभी पहले हम लोग 10 कुकीज़ बना रहे थे, अब 9 कुकीज़ में सब लोग का पेट भर जा रहा है, तो हम एक्स्ट्रा 1 कुकीज़ क्यों बनाए। तो इन्वेस्टमेंट कम लगेगा, प्रोडक्शन कम होगा, इम्प्लाइंग अ फॉल इन प्रोडक्शन। और मतलब ऑफकोर्स इन्वेस्टमेंट हम लोग कम कर रहे हैं कि हम क्यों ही फालतू मतलब एक्स्ट्रा बना के खर्चा करें अपना। तो यहाँ पर हमारा जो इन्वेस्टमेंट है वो घट रहा है, फिर प्रोडक्शन भी घट रहा है, एंड अ फॉल इन लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो अब अगर हम लोग का जो ये प्रोडक्शन है 9 कुकीज़ में बन रहा है, 5 बंदे पहले हायर किए थे, अब हम लोग 4 बंदों में अपना काम कर सकते हैं, तो हम लोग क्यों ही करें, मतलब क्यों ही एक इंसान को एक्स्ट्रा पेमेंट दें, डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारा आ जा रहा है। फिर द इकोनॉमी में भी डिराइवन इनटू द स्टेट ऑफ डिप्रेशन। तो अब अगेन हमारा जो इकोनॉमी है वो स्टेट ऑफ डिप्रेशन में चला जाएगा, नीचे चला जाएगा। तो जो यहाँ पर है ना वही यहाँ पर भी है। ओके, तो हमारा पॉइंट खत्म हो गया, मतलब हमने आज सेकंड टॉपिक कंप्लीट कर लिया। अगले वीडियो में हम लोग थर्ड टॉपिक पढ़ेंगे। अगर आप बाद में ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको यहाँ एंड स्क्रीन पर ये वीडियो मिल जाएगा, तो आप क्लिक करके देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।